नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्णमाला से संबंधित पूरी जानकारी दूंगा। यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, वर्तमान में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं या भविष्य में होंगी, यदि उनमें हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं तो समझ लीजिए वर्णमाला से क्वेश्चन बिल्कुल आना तय है। क्योंकि हिंदी को पढ़ने के लिए वर्णमाला एक ऐसी सीढ़ी है जिससे होकर आपको गुजरना ही पड़ेगा। तो देखिए, यदि मैं चाहूं तो वर्णमाला से संबंधित जितनी भी जानकारी है पूरी बता सकता हूं, लेकिन वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं एक एक खंड करके, जैसे सबसे इस आज के वीडियो में मैं सिर्फ स्वर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद अगले वीडियो में व्यंजन, फिर उसके बाद वर्णों का उच्चारण स्थान, ऐसे करके आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। तो आइए सबसे पहले वर्णमाला से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं और उससे संबंधित जो है उसमें स्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए, इसमें दो शब्द है, वर्ण और माला। तो सबसे पहले हम वर्ण के बारे में समझते हैं। वर्ण क्या है, जल्दी जल्दी समझते हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो। वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, भाषा की, आप लोग लिखते चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आप लोग लिख लीजिए, ये आपके लिए काम, आपके लिए मतलब ये इतना जरूरी है। कभी कभी यही प्रश्न पूछ लेता है, परिभाषा से प्रश्न पूछ लेता है और ऑप्शन दे देगा बहुत अच्छा। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, याद रखिएगा। कैसे? जैसे छोटा आ लिखा है, का लिखा है, जा, हा, ना, ये आप इसको वर्णमाला बिल्कुल नहीं कह सकते, आप इसको सिर्फ कह सकते हैं वर्ण। क्योंकि वर्ण जो होता है वो कहीं से भी आप उठा सकते हैं, वर्ण आप कहीं से भी उठा सकते हैं, जैसे छोटा से क्या तक, कहीं भी, कहीं से भी, लेकिन वर्णमाला नहीं। क्यों? क्योंकि वर्णमाला की अपनी अलग परिभाषा है। मैं आपको उसको भी बता दे रहा हूं ताकि अंतर दोनों का हो जाए। ध्यान दीजिए, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे कोई भी छोटा आ, जा, हा, ना, धा, मा, पा, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वर्णमाला में ऐसे नहीं है। मैं इसकी परिभाषा बताऊं, लिख लीजिए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, कहा, का, खा, गा, घा, उसके बाद ऐसे ज्ञा तक, यानी छोटा आ से लेकर ज्ञा तक एक क्रमवार तरीके से जब हम पढ़ेंगे, यानी व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, तभी वो क्या कहलाएगा? वर्णमाला। यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे लिख लीजिए। चलिए मैं आपको आगे बता दूं। देखिए, विद्या एक ऐसा धन है कि आप जितना इसको बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। इसके अलावा कोई भी धन, चाहे सोना, चांदी, रुपया, पैसा, चाहे जो भी हो, आप उसको जितना बांटेंगे कम होगा। लेकिन विद्या एक ऐसा धन है, जितना बांटेंगे उतना आपके पास आएगा, अन्य कम हो जाएंगे। अन्य धन जो है, मैं आपको बताया ना, सोना, चांदी, पैसा जो भी है, अगर आप उसको बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा? बढ़ेगा। तो कोई भी चीज याद रहती है, कुछ दिन बाद भूल जाती है, फिर से उसको पढ़िए, फिर याद आ जाएगा। आइए वर्णमाला के भेद को हम पढ़ते हैं। देखिए, वर्णमाला की यदि हम बात करें तो वर्णमाला जो है वो दो प्रकार से है। कितने प्रकार से है? दो। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। हाँ, एक चीज और, वर्णमाला से यदि हम बात करें तो पूरे वर्णमाला में 52 वर्ण है। कितने वर्ण है? 52। अच्छा, इधर स्वर हो गया, इधर व्यंजन। व्यंजन आज हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ इसकी परिभाषा तक सीमित हो जाएंगे, लेकिन स्वर के बारे में पूरा पढ़ना है। देखिए, स्वर किसे कहते हैं? स्वर जो है वो ये है, पहली परिभाषा, जो स्वतंत्र होते हैं, पहली परिभाषा। दूसरी है
दूसरी परिभाषा इसकी ये है कि जो किसी की सहायता से नहीं बनते हैं, यानी जो किसी की सहायता से नहीं बनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। यानी इनके उच्चारण में किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वही क्या है, स्वर है। आइए हम व्यंजन की बात करें तो देखिए, जो पहली परिभाषा, जो स्वर की सहायता से बनते हैं, पहली परिभाषा, जो स्वर की सहायता से बनते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। दूसरी परिभाषा, जो वर्ण अपूर्ण होते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, व्यंजन। जैसे का है, जा है, ना है। देखिए इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी ये अपूर्ण है। इसको पूर्ण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे आधा का प्लस छोटा आ बराबर बन गया, अब देखिए पूरा का। तो देखिए स्वर की सहायता लिए कि नहीं लिए। तो ऐसा वर्ण जो अपूर्ण हो और उसमें स्वर की सहायता लेनी पड़े, उसी को हम क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। तो ये आप लोग जरूर लिख लीजिए, जो स्वर की सहायता से बनते हैं, व्यंजन। दूसरी परिभाषा, जो वर्ण अपूर्ण होते हैं, यानी आधा का, आधा जा, आधा ना, इसको पूर्ण करने में जो स्वर की सहायता ली जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। स्वर जो स्वतंत्र होते हैं या जो किसी की सहायता से नहीं बनते हैं, यानी जिनके उच्चारण में किसी और की सहायता ना हो, वही क्या है, स्वर है। आइए आगे बात करते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए। ये जो है, मैं इसलिए इसको चित्र के माध्यम से बना रहा हूं, इसका एक डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए। चलिए स्वर के बारे में जानते हैं, हमको स्वर ही पढ़ना है। स्वर के बारे में देखिए, अगर हम स्वर की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए पहले लिख ही देता हूं। देखिए छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। देखिए लिखने की भी अपनी एक कला होती है, यानी बहुत लोगों को मैंने देखा है 2 ही 3 लाइन में पूरा छोटा से क्या तक लिख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ए, ऐ, ओ, औ, अंक, आह। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर कहा जाएगा पहले कितने स्वर थे, पहले जो स्वर थे, पहले स्वर कितने थे, वो थे 13, यानी अब पूरा माना जाता था। वर्तमान में, यानी अब वर्तमान में कितने हैं, 11। और मात्राएं कितनी हैं, मात्राएं हैं 10। ये चीज आप लिख लीजिए, पहले स्वर थे 13, वर्तमान में है 11, मात्राएं हैं 10। तो जब पहले गिना गया था 13 तो पूरा, फिर 11 क्या बचा, क्या निकाला गया इसमें, तो अंक और आह को निकाल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण इनको कहते हैं। अंक और आह को अयोगवाह वर्ण कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, तो 2 है। हाँ, अंक और आह। तो अब कितना बचा, 11। वर्तमान में जो है स्वरों की संख्या जो चल रही है वो है 11। अगर ऑप्शन ही ना हो 11, जैसे है 5 13 20 25, तो 13 मान लिया जाएगा क्योंकि पूर्व में पूछा जा रहा है। मात्राएं 10 है। देखिए मात्राएं अगर देखा जाए, जब 11 स्वर है तो 11 मात्रा होनी चाहिए, लेकिन छोटा आ की जो मात्रा है इसको नहीं लिया जाता है क्योंकि छोटा आ की मात्रा नहीं है। इसको उदासीन स्वर कहते हैं, उदासीन स्वर। तो याद रखिए उदासीन स्वर किसे कहेंगे, छोटा आ को कहेंगे। इसके बाद मात्राएं शुरू होती हैं, बड़ा छोटी बड़ी सब मात्राएं मिलकर 10 मात्राएं होती हैं, तो छोटा आ की मात्रा नहीं होती है। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए और इसमें 2-3 चीज और याद करिए। देखिए ए ऐ ओ औ, इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जैसे इसका निर्माण कैसे होता है, ध्यान दीजिए। छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर ए, यानी देखिए यहां से उठा और ये दोनों अलग अलग, मतलब है तो स्वर की, लेकिन अलग अलग घर के लोगों से मिलकर बन रहे हैं, अलग अलग व्यक्तियों से मिलकर बन रहे हैं, इसलिए क्या है ये इसको संयुक्त कहते हैं। 2 अलग अलग, संयुक्त माने मिलना। तो आइए हम बात करते हैं आगे, स्वर के भेद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सोचा आपको अलग अलग पढ़ाऊं, तभी समझ में आपको भी आएगा और हमें मजा भी आएगा पढ़ाने में। आइए देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद हैं, देखिए स्वर के जो है वो 3 भेद हैं।
पहला है ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है पुलुत स्वर। ध्यान दीजिए, ह्रस्व का एक नाम और है एक मात्रिक, दूसरे का द्विमात्रिक और तीसरे का त्रिमात्रिक। ये देखिए अलग अलग इसका जो है नाम है। इसमें जो है कम समय लगता है, ये जो है ये ह्रस्व स्वर, इसको कहने में कम समय लगता है, इसमें अधिक समय लगता है, अधिक समय। इसको आप लोग लिख लीजिए कम अधिक समय, और इसको कहने में सर्वाधिक समय लगता है, सर्वाधिक समय। मैं आपको बहुत ही खंड वाइज मतलब कि हर एक का अर्थ बताना चाहता हूं, याद रखिए। अब आइए देखिए, इसको एक नाम इसका और है, जैसे लघु स्वर इसको कह सकते हैं। जैसे ये नहीं है कि ये जो आप लिख लिए या यही यहाँ पर जो ये ह्रस्व लिखा है इसका एक ही नाम ह्रस्व, नहीं, लघु माने भी क्या होता है, छोटा होता है। दूसरी चीज, इसको हम क्या कह सकते हैं, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका, जो इसको ह्रस्व कह सकते हैं, और चाहे आप इसको क्या कह सकते हैं, आप इसको मूल स्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मूल स्वर। तो मूल स्वर कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। ये है छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। ये चार वर्ण क्या है, मूल स्वर है। ये चार वर्ण क्या है, मूल स्वर है। आइए अब आगे बात करते हैं दीर्घ या द्विमात्रिक। तो एक ध्यान दीजिए, दीर्घ स्वर के दो भेद हैं, इसको कहने में दो मात्रा का समय लगेगा, दो मात्रा इसमें प्रयोग होगी, और इसमें ह्रस्व से ज्यादा इसमें ताकत लगेगी कहने में। इसमें एक है मूल दीर्घ, देखिए है दीर्घ ही लेकिन मूल दीर्घ, और संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। तो मूल दीर्घ में देखिए बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ये तीन, इसमें तीन वर्ण हो गए। संयुक्त में ए, आई, ओ, औ, ये चार वर्ण हो गए। ध्यान दीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए चार इधर और तीन इधर, 4 3 7 4 11, कितने स्वर हो गए, पूरे 11 स्वर हो गए। तो मूल दीर्घ जो है उसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, तीन हो गया। संयुक्त स्वर में ए, आई, ओ, औ, और ये सब एक कैटेगरी में अगर रख दिया जाएगा तो है दीर्घ ही है, दीर्घ। लेकिन मैं आपको इसमें बता दिया हूं कि कौन मूल दीर्घ है और कौन संयुक्त स्वर है, ये आप याद रखना होगा। ये इधर मूल स्वर है, जो मूल स्वर है वो कितने हैं, वो मूल स्वर जो है वो चार है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ। इनको एक मात्रिक या ह्रस्व या कम समय वाले भी इनको वर्ण कहते हैं। तो देखिए, चाहे कम समय कहिए, चाहे ह्रस्व कहिए, चाहे एक मात्रिक कहिए, चाहे मूल स्वर, हर एक नाम को मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए, इसको अगर छंद के दृष्टि से देखें तो इसको लघु कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु। और इसको क्या कहेंगे, गुरु। क्या कहेंगे, गुरु। तो ये अगर छंद की दृष्टि से देखा जाएगा तो इसको हम लघु कहेंगे, और इधर क्या हम इसको क्या कहेंगे, गुरु कहेंगे। अब आइए देखिए प्लुत, इसको कहने में तीन मात्रा का समय लगेगा। देखिए जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए यहाँ पे लिखा है ओम। क्या लिखा है, ओम। तो इसको कहने में तीन मात्रा का समय कैसे, जैसे कहा जाता है ओम, तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा समय लग रहा है। और फिर जैसे किसी को बुलाना हुआ, या हाँ किसी को बुलाना हुआ, जैसे हे, जैसे किसी कोई दूर खड़ा है, कहा जाता है ए सुनो, अरे सुनो। तो ये जो है ये मात्राएं जो होती है त्रिमात्रिक है, इनको कहने में ज्यादा समय लगेगा, तो इसलिए आप इसको जानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर से ही संबंधित, इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में व्यंजन के बारे में बताऊंगा। अगला जो है स्वर से संबंधित वो है अयोग वाह। देखिए अयोग वाह, ये इसमें दो वर्ण हैं, एक है अंग और दूसरा आहा। इसको कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं, अनुस्वार। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे विसर्ग। विसर्ग कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, अनुस्वार, और इसको क्या कहेंगे, विसर्ग। ध्यान दीजिए, ये अनुस्वार और ये विसर्ग, ये जो दोनों वर्ण हैं ये ना तो स्वर हैं, ये ना तो
स्वर है ना ही व्यंजन। आप लोग लिख लीजिए, ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन, लेकिन ये स्वर के सहारे चलते हैं, लेकिन ये स्वर के सहारे चलते हैं। और इनका जो प्रयोग होता है वो कहां पर होता है? तो जो इनका प्रयोग होता है वो इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों में होता है। स्वर और व्यंजन दोनों में होता है, इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों में होता है। देखिए ये जो दोनों है अंक और रहा, ये ना तो स्वर है ना ही ये व्यंजन है, लेकिन ये चलते किसके सहारे हैं? स्वर। देखिए यहाँ पे छोटा लिखा है, यहाँ पर भी छोटा। चलते हैं स्वर के सहारे चलते हैं, लेकिन इनका जो प्रयोग होता है वो स्वर और व्यंजन दोनों में होता है। मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा अनुस्वार और अनुनासिक का, तो उसमें मैं क्लियर बता दूंगा, तो याद रखिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अंतिम स्वर से संबंधित अंतिम जानकारी, और अब ये वीडियो समाप्ति की ओर है। देखिए अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग और निरनुनासिक या अनानुनासिक। इसमें आएगा छोटा आ, इसमें आएगा छोटा आ के बाद विसर्ग, इसमें अनुस्वार में आएगा देखिए आ पर बिंदी अनुस्वार इसमें, और यहाँ पर होगा अनुनासिक, इसमें छोटा आ पर चंद्र बिंदी। देखिए छोटा आ सब जगह लिखा है, लेकिन जो इसमें बिंदी जो बनने का जो एक क्रम है सब में अलग है। तो देखिए अनुनासिक में क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखनी बिल्कुल जरूरी है। इसमें मुख से अधिक तथा नाक से कम, मुख से अधिक व नाक से कम सांस ली जाती है। आप लोग इसको लिख लीजिए। और इसमें मुख से अधिक व नाक से कम सांस ली जाती है इसमें, और इसमें नाक से अधिक व मुख से कम सांस ली जाती है। दोनों के दूसरे के विपरीत हैं। ध्यान दीजिए, जो ये चंद्रबिंदी वाला है मुख से अधिक तथा नाक से कम सांस ली जाती है, और अनुस्वार नाक से अधिक व मुख से कम सांस ली जाती है। तो यानी इसमें अगर हम देखें पूरा जो योगदान है उसका नाक का है, और इसमें मुख प्लस नाक। देखिए ऐसा नहीं है मुख का तो यह है, बिना मुख खुले बिना उसमें आवाज आय कैसे निकलेगी, लेकिन नाक की जो इसमें पूरा योगदान है। तो ये याद आपको रखना होगा कि अनुनासिक में कौन आते हैं? चंद्रबिंदी वाला आएगा, अनुस्वार में सिर्फ बिंदी वाला आएगा, और विसर्ग में जो होता है ये क्या होता है, इसको कंठ से बोला जाता है, और इसमें हा का उच्चारण होता है। इसके कहते हैं अहा रामः बालकः प्रातः, इसमें क्या होगा, इसमें हा का उच्चारण होता है, हा का उच्चारण होता है। और इसको समझ लीजिए, ये निरनुनासिक या अनुनासिक, इसमें यह होता है कि इसमें सीधा सीधा मुंह से हवा निकलती है, इसमें नाक का कोई योगदान नहीं। जैसे कहिए छोटा आ या कहिए आ ई उ ऊ, इसमें नाक की सहारा नहीं लिया रही, यानी नाक से हवा नहीं निकल रही, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? अनुनासिक या निरनुनासिक कहेंगे। तो देखिए ये जो है इसमें जो इससे जो बनने वाले शब्द रहेंगे वो प्रायः कैसे रहेंगे? तद्भव रहेंगे। कैसे रहेंगे? तद्भव। जो चंद्रबिंदी लगे हुए अगर शब्द मिलेंगे आपको तो क्या रहेंगे? प्रायः, वैसे 100% नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लगभग क्या रहेंगे? तद्भव। और अगर अनुस्वार लगा है तो ये भी लगभग क्या रहेगा? तत्सम रहेगा। क्या रहेगा? तत्सम। और याद रखिए अगर विसर्ग लगा है पीछे तो वो क्या रहेगा? वो भी तत्सम रहेगा। जैसे लिखा है प्रातः है, उसके बाद दुख, जैसे लिखा है दुख, ये देखिए विसर्ग लगा दुह, पहले हा का उच्चारण उसके बाद कहा दुख। तो यहां पर देखिए
तो ऐसे जो ये शब्द आपको अगर विसर्ग लगे हुए मिलेंगे तो तत्सम होंगे, और अनुस्वार लगे मिलेंगे तो तत्सम होंगे। और हाँ देखिए, अगर विसर्ग लगा मिला तो तत्सम, अनुस्वार तत्सम, और चंद्र बिंदी वाला मिलेगा तो ये तद्भव वाले वर्ण होंगे। तो ये आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी था। एक चीज और है, आगत स्वर किसे कहते हैं? आगत स्वर, वैसे आगत वर्ण तो वो होते हैं जो अपने यहाँ के नहीं होते हैं। आगत वर्ण उन्हीं को कहेंगे जो अपने यहाँ के नहीं है, दूसरे देश से आए हैं, उन्हीं को क्या कहेंगे? आगत वर्ण। लेकिन उसमें तो कई सारे हैं, लेकिन यहाँ पर पहले आप जानिए आगत स्वर। तो देखिए जो आगत स्वर जो है वो ये है, देखिए ये, जैसे आप लिखते हैं कॉफी, तो ऐसे लिखा नहीं रहता है। जैसे आपने लिखा कॉफी तो वहां पर ऐसे लगे मिलेंगे आपको। जैसे आपने लिखा डॉक्टर, डॉक्टर, तो यहाँ पर ऐसे लगाए रहते हैं। तो देखिए बड़ा की मात्रा है ना, देखिए ये बड़ा, इसमें भी डॉक्टर में बड़ा की मात्रा है, इस पे लगा हुआ है। तो ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? जो ये वर्ण लगे हैं इसको कहेंगे आगत। ये अंग्रेजी के वर्ण हैं। किसके हैं? ये अंग्रेजी के वर्ण हैं, और इनका जो है प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ये आगत वर्ण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये इसको आप एक या दो बार देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जिनको इससे समस्या है उनके पास ये वीडियो जरूर भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।